वॉइस आ रहा है सभी को? यस सर। चले गुड गुड, चले गुड। मुझे बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? निमाटहेलमेंथ्सिस सर। निमाटहेलमेंथ हमने फिनिश खत्म कर दिया था सर, क्लासेस तक देखा था हमने। क्लासेस तक, ठीक है ओके। चले तो मतलब आज हमें पैरासिटिक एडेप्टेशंस पढ़नी है ना? चले तो ये वाला पोर्शन तक हम फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी है ना, दिस मच इज ऑलरेडी डन। यहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है ना? यस सर। चलो ठीक है ओके। एक मिनट होल्ड करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्तुश ठीक। शुक्र कौन सा बावशा शहर तम यस कम थोड़ा खैर छा बह क्या सा खत लगभग 2 तम क्या खैर छा यी जा तपरी क्या तोरा चलो ओके वाला तुझमा वाद बो तो घर तो पत करो तती कत वाला क्या भाई मैं तेल पगा पे ओके अस्सलाम वालेकुम। चलिए बच्चा, तो लास्ट क्लास जो था, लास्ट क्लास में हमने निमेटहेलमिन्थ्स के बारे में पढ़ा था। तो निमेटहेलमिन्थ में हमने देखा था दे कैन बी पैरासाइट्स। तो अब निमेटहेलमिन्थ्स पैरासाइट्स क्यों है, इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है दैट दे आर काइंड ऑफ सक्सेसफुल पैरासाइट्स। तो इसको थोड़ा हम आज देख लेते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पोर्शन है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पैरासाइट्स जो होते हैं ना बेटा, पैरासाइट्स पैरासाइट बनने के लिए अपनी बॉडी को अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशंस जो आपको पैरासाइट की बॉडी में देखने को मिलती है, एंड ऑल द एडेप्टेशंस आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर बीइंग ए बेटर पैरासाइट बेटा, ठीक है ना। मतलब इनकी बॉडी में आपको अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगी, और हर एक मॉडिफिकेशन जो है ना वो इसलिए है बॉडी के अंदर ताकि ये जो एनिमल है या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक तरीके से बेटर पैरासाइट बन सके या गुड पैरासाइट बन सके। तो इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, तो इसको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। आपको ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल आप बेटा ऊपर ऊपर से इसको देखेंगे तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आप देखेंगे, बॉडी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप विद बोथ एंड्स पॉइंटेड बेटा। मतलब पैरासाइट की पहली बॉडी एडेप्टेशन ये होती है कि इनकी बॉडी लंबी होती है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। अब लंबी एंड सिलेंड्रिकल क्यों है एस्केरिस की बॉडी? बिकॉज हमें पता है बेटा एस्केरिस को रहना कहाँ पे, एस्केरिस को इंटेस्टाइन के अंदर रहना है, और हमारे इंटेस्टाइन्स कैसे होते हैं बेटा, सिलेंड्रिकल होते हैं। अब अपनी बॉडी को ऐसे फिट करना ताकि ये इंटेस्टाइन को भी ना ब्लॉक कर सके और अपना काम भी कर सके, इसलिए आपने आपको कैसे कर दिया बेटा, लंबा और इलोंगेटेड कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड दोनों एंड्स कैसे होता है, पॉइंटेड होता है। अगर आप लास्ट क्लास में याद करेंगे तो इसका माउथ वाला एंड भी पॉइंटेड होता था एंड टेल वाला एंड भी पॉइंटेड होता था, एंड बीच में बॉडी कैसी होती थी, सिलेंड्रिकल बॉडी होती थी। Next, body is covered externally with resistant cuticle and it also secretes anti-enzymes. Both these protect the worm from digestive enzymes of the host. तो ये important point है बेटा। जैसे मैंने आपको अभी बोला, एस्केरिस कहाँ पे रहता है? एस्केरिस रहता है हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन के अंदर क्या चलता है बेटा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चलता है। और डाइजेशन के लिए जरूरी क्या होते हैं बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम जरूरी होता है। डाइजेशन कराने के लिए जरूरी होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे बेटा, पेप्सिन होगा, ठीक है ना, रेनिन होगा, ठीक है, लैक्टेस होगा, माल्टेस होगा, ठीक है, और भी बहुत बहुत सारे एंजाइम्स डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, फूड को डाइजेस्ट करने का होता है। एंजाइम जब निकाले जाते हैं, एंजाइम जब सिक्रीट किए जाते हैं, तो सिक्रीट होने के बाद बेटा वो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर एक एंजाइम फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, तो ऑफ कोर्स बेटा सेम एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर सकता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले किसी ऑर्गेनिज्म को भी डाइजेस्ट कर सकता है। अब अगर जो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है उसको खुद को बचाना है, उसको डाइजेस्टिव एंजाइम से बेटा अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो दैट वेरी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म शुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ रेजिस्टिव कवर बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं, तो एस्केरिस लैम्ब्रिकैरिडस की बात करूं मैं, तो एस्केरिस लैम्ब्रिकैरिडस ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है। अब इस एनिमल को रहना है हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बेटा हर समय क्या निकलते रहते हैं, एंजाइम्स निकलते रहते हैं।
जो इसकी बॉडी को क्या कर सकते हैं बेटा, डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब अगर ये खुद को बचाना चाहता है डाइजेशन से, इसको अपनी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर लगाना पड़ेगा, एक सुरक्षा कवच लगाना पड़ेगा, जिस प्रोटेक्टिव कवर या जिस सुरक्षा कवच की वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम कर रहे हैं ना, वो इस पे एक्ट नहीं करेंगे। दे विल बी अनेबल टू एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ एस्केरिस लैम्ब्रिकेलिड्स बेटा। तो वो प्रोटेक्टिव कवर क्या होता है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल है क्या बेटा, क्यूटिकल इज अ प्रोटेक्टिव कवर जो पैरासाइट एस्केरिस लैम्ब्रिकेलिड्स की बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। और किस लिए लगाया जाता है बेटा, इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके ऊपर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट ना कर सके, इसके ऊपर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम काम ना कर सके बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये एंटी एंजाइम्स रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं पेप्सिन बेटा, तो पेप्सिन इसको डाइजेस्ट कर सकता है, तो ये क्या रिलीज करेगा, ये एंटी पेप्सिन रिलीज करेगा। तो इनको हम एंटी एंजाइम्स बोलते हैं, मतलब ऐसा एंजाइम जो दूसरे एंजाइम के अगेंस्ट काम करे बेटा, ठीक है, विच विल बी अगेंस्ट फॉर अनदर एंजाइम बेटा, जो दूसरे एंजाइम को अपना प्रॉपर काम करने नहीं देगा, इनको हम एंटी एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। एस्केरिस लैम्ब्रिकेलिड्स एक बेटर पैरासाइट है। क्यों बेटर पैरासाइट है, पहला, इसकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। एंड सेकंड बेटा, ये रिलीज किनको करता है, एंटी एंजाइम्स को रिलीज करता है। थर्ड आप याद रखेंगे, adhesive organs are found in ascaris. Lack of such organ is compensated by very poor power of locomotion, as by slight movement it maintains its position in the intestine of host and also counteracts the intestinal pressure. ये important point है बेटा। देखिए, ये intestine है, इंटेस्टाइन के अंदर से कौन मूव करता है बेटा, फूड मूव करता है। फाइनली फूड बाहर कहाँ से आता है बेटा, फाइनली फूड बाहर एनएस से आता है। या अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से बाहर आता है, एनएस से बाहर आता है। तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बेटा हमेशा कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है, मतलब हमारा इंटेस्टाइन कुछ हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। और इस कॉन्ट्रैक्शन का मकसद क्या होता है कि जो भी फूड अंदर बचा हुआ है या जो भी अनडाइजेशन मैटर बचा हुआ है, उसको कहाँ की तरफ धकेला जाए, उसको कहाँ की तरफ मूव किया जाए, एनएस की तरफ मूव किया जाए बेटा, ठीक है ना। अब इमेजिन कर लो, सेम इंटेस्टाइन के अंदर एस्केरिस रह रहा है या एस्केरिस लैम्ब्रिकेलिड्स रह रहा है। तो जब इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस करेगा, तो पेरिस्टालसिस का मकसद है बेटा फूड को बॉडी से बाहर निकालना, अनडाइजेस्टेड मैटर को बॉडी से बाहर निकालना। तो ऑफ कोर्स बेटा वो किसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, एस्केरिस को भी बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन एस्केरिस बाहर नहीं आना चाहता, ये हमेशा बेटा इंटेस्टाइन के अंदर ही रहना चाहता है। अभी अपने आप को या अपनी पोजीशन को इंटेस्टाइन के अंदर कैसे मेंटेन करेगा, तो मेंटेन करने के लिए बेटा इसके पास क्या होते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं। तो एडहेसिव ऑर्गन क्या होता है बेटा, ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एस्केरिस की बॉडी में पाए जाते हैं। और इन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, ये हेल्प करते हैं एस्केरिस को टू रिमेन इनसाइड द इंटेस्टाइन, ठीक है, या टू वर्क अगेंस्ट द पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन, ताकि इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस की वजह से एस्केरिस बॉडी से रिमूव ना हो बेटा, एस्केरिस बॉडी से बाहर ना आ जाए। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एस्केरिस टू बी अ बेटर पैरासाइट बेटा, ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट, as the parasite feeds on digested and pre-digested food of host, its alimentary canal is simple and poorly developed, but pharynx being muscular facilitates ingestion by suctorial action बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट ये बता रहा है कि पैरासाइट को क्या है बेटा, पैरासाइट का प्रॉपर्टी है कि उसको बना बनाया खाना मिलता है, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में। अब अगर किसी को बना बनाया खाना मिल रहा है, ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है बेटा, उसको फूड प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, उसको हंट करने की जरूरत नहीं है, या उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ताकि उसको फूड मिले, बिकॉज उसको ऑलरेडी फूड मिल रहा है बेटा, ठीक है ना, प्री प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है। अब अगर ऑलरेडी आपको कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो आपको तो डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो इन दिस वेरी केस बेटा, बिकॉज दिस इज अ पैरासाइट एंड पैरासाइट्स हैव प्री डाइजेस्टेड फूड, तो बिकॉज दे हैव प्री डाइजेस्टेड फूड बेटा, सो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज काइंड ऑफ सिंपल, ठीक है। सिंपल का मतलब ये हुआ कि इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, दे डोंट नीड टू बी परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ डाइजेशन बेटा। तो बिकॉज डाइजेशन करना ही नहीं है, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की क्या जरूरत है, या अगर रखा भी है डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, तो वो कोई वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, वो एक सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी क्या है बेटा, प्री डाइजेस्टेड फूड है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल है, लेकिन फूड को अंदर लाने के लिए, ठीक है ना, फूड को बॉडी के अंदर एंटर कराने के लिए इनके पास क्या पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है बेटा, मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। और मस्कुलर फेरिंग्स किस में मदद करता है, फूड को सक करने, सक्टोरियल एक्शन का मतलब हुआ फूड को सक करने में मदद करता है, फूड को अंदर लाने में मदद करता है बेटा। तो ये और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है बेटा।
अब बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो इसका जो काम है बेटा फूड का डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है ना, तो यार मटेरियल ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, वेस्ट का जो मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का बेटा, ठीक है ना, तो वो नॉर्मली कैसे होता है, वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है या सूडोसिडोमिक फ्लूइड से होता है बेटा. Since circulatory system is absent, hence its function of distributing the food of the body tissues and transfer of waste substances from the tissue to the excrete canal performed by pseudocoelomic. मतलब circulatory system का काम कौन कर रहा है, pseudocoelomic fluid कर रहा है. जैसे किन में कर रहा था, प्लेट हेलमेंट्स में भी कर रहा था. अगर आपको याद हो प्लेट हेलमेंट के अंदर हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था, पैरेन्काइमा के अंदर पैरेन्काइमल फ्लूइड होता था, और पैरेन्काइमल फ्लूइड क्या करता था बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता था. यहाँ पे पैरेन्काइमल फ्लूइड के बदले क्या है, सूडोसिडोमिक फ्लूइड है बेटा. तो सूडोसिडोमिक फ्लूइड इज वर्किंग एज सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर बेटा. तो जैसे सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर में, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन करता है मटेरियल्स की, अब इनमें तो ब्लड है नहीं बेटा, तो इन एब्सेंस ऑफ ब्लड वो काम कौन करता है, वो सूडोसिडोमिक फ्लूइड करता है. ये चीज तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. अच्छा मेरे को सिंपल सी एक बात बताइए, इफ देयर इज अ ऑर्गेनिज्म बेटा व्हिच इज लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, एरोबिक करेगा कि एनारोबिक करेगा? एनारोबिक तो वही यहाँ पे लिखा है. तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक बेटा. इट लिव्स इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज नियरली फुली डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन. मतलब हमारे पेट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर तो कोई ऑक्सीजन होता ही नहीं है बेटा. हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनसफिशिएंट है या लैकिंग है बेटा किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर. देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा. तो बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया इन अ वे कि ये क्या बन गए बेटा, ये एनारोबिक बन गए. ठीक है, ये भी याद रखेंगे. अच्छा ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर किसी की लाइफ बेटा शेल्टर्ड है, शेल्टर्ड का मतलब हो उसको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, प्री प्रिपेयर्ड मिल रहा है बेटा, इन दैट वेरी पर्टिकुलर केस मेरे को बताइए सेंस ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होंगे कि पोरली डेवलप्ड होंगे? है ना. तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स आर वेरी पोरली डेवलप्ड. क्यों? बिकॉज लाइफ शेल्टर्ड है. शेल्टर्ड का मतलब हुआ बेटा पैरासिटिक लाइफ है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए सेंस ऑर्गन्स कैसे होते हैं, पोरली डेवलप्ड होते हैं. Production of huge number of eggs compensates the wastage that takes place during their transfer from one. अच्छा ये भी important point है बेटा. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे प्लेट हेलमेंट्स है या हमारे निमेट हेलमेंट्स है, ठीक है, बोथ कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन होस्ट और टू होस्ट्स. शाबाश. कितने होस्ट में बेटा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है? 1 और 2 होस्ट. वेरी गुड. 1 और 2 होस्ट और 2 होस्ट, ठीक है ना. तो मतलब इनकी लाइफ का आधा हिस्सा एक जगह पे गुजरता है, इनकी लाइफ का दूसरा हिस्सा दूसरी जगह पे गुजरता है. आप इमेजिन कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं कश्मीर से हूँ, तो मेरा आधा साल बेटा मान लीजिए कश्मीर में गुजरता है, और मेरा आधा साल कहाँ पे गुजरता है, फॉर एग्जांपल आसाम में गुजरता है. लेकिन इस बीच में बेटा जब मैं ट्रेवल करूंगा ना फ्रॉम कश्मीर टू आसाम बेटा, तो कुछ तो टाइम स्पेंड होगा जो मेरा जाया होगा, कुछ तो टाइम लगेगा बेटा फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी मेरे को जाने में. तो वो टाइम को कंपनसेट करने के लिए, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन होस्ट टू द अनदर होस्ट बेटा, उसको कंपनसेट करने के लिए ये नंबर ऑफ एग्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं. नंबर ऑफ एग्स ज्यादा प्रोड्यूस करने से फायदा क्या होगा बेटा, कि जो इनका टाइम स्पेन या जो इनका लाइफ स्पेन जाया हो गया फ्रॉम ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बेटा, उसको कंपनसेट करने के लिए प्रोडक्शन नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे बेटा. देयर विल बी मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ सिंगल कपल बेटा. इसका दूसरा फायदा ये भी है, बिकॉज जब हम बेटा खाना खाते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मटेरियल्स एक्सक्रीट हो जाते हैं या डेफिकेट हो जाते हैं, तो बहुत सारे एग्स बेटा जाया हो जाते हैं विद द एक्सक्रीटरी मटेरियल. तो उस चीज को भी कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ एग्स पहले से क्या करते हैं, ज्यादा बना के रखते हैं बेटा. द हार्ड शेल्ड कवरिंग ऑफ एग्स, एग्स के ऊपर क्या होती है बेटा, हार्ड शेल्ड कवरिंग होती है. सॉफ्ट एग्स इनमें नहीं पाया, ऑल्दो हमें वो एग्स नहीं दिखाई देते हैं, बट हमारी डेफिकेशन मटेरियल के अंदर या हमारे वेस्ट मटेरियल के अंदर वो एग्स पाए जाते हैं. एंड इनके एग्स का शेल जो होता है बेटा, that is kind of harder than the previous phylums बेटा. तो ये भी याद रखेंगे. So these ये सिंपल सा पैराग्राफ है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बट एग्जाम में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा बहुत याद रख लेना, और आपको नॉर्मल बुक के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बच्चे. अब ये वाला जो चीज है ना, दिस इज वेरी, मैं ऑलरेडी लिखा हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार एक बाउंसर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये क्या बेटा, ये लाइफ साइकिल है एस्केरिस लैम्ब्रिकेटस का. मतलब एस्केरिस लैम्ब्रिकेटस बेटा अपनी लाइफ को कैसे गुजारता है, कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में जाता है और कहाँ से वापस आता है, ठीक है ना. तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये अडल्ट है. अडल्ट का मतलब हुआ एक मेल एस्केरिस और एक फीमेल एस्केरिस बेटा. तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एग पास कर, फर्टिलाइज्ड एग का मतलब हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, जाइगोट के बाद बेटा एग का फॉर्मेशन हुआ,
अब एग बॉडी से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जैसे बॉडी से एग बाहर आया, ठीक है, एग इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बेटा, अब आगे क्या हो रहा है, लार्वा निकल रहे हैं बेटा, लार्वा डेवलपिंग इन द एगशेल एंड मोल्ट ट्वाइस। तो ये याद रख लेना, ये याद रखना है। हमारी बॉडी के अंदर आने से पहले, मतलब हमारी बॉडी में बेटा ये एंटर कर गए, उससे पहले बेटा एस्केरिस के लार्वा ने कितनी बार मोल्ट किया, तो याद रखेंगे 2 बार मोल्ट किया, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। बिफोर एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट, जो हम है बेटा, तो बिफोर एंटरिंग इनसाइड आवर बॉडी हाउ मेनी टाइम्स द लार्वा ऑफ एस्केरिस मोल्ट्स। तो याद रखना बेटा कितनी बार मोल्ट करता है, सर 2 मोल्ड बार क्या मोल्ट होता है करता सर? है। मोल्ट का मतलब होता है बेटा बदल जाना, मॉडिफाई हो जाना बेटा। मान लीजिए वो लार्वा पहले छोटे साइज का था, अब उसका साइज बढ़ गया और उसमें चेंज आ गया, चेंज इन द लार्वा इज कॉल्ड एज मोल्ड बेटा, ठीक है। सिंपल में याद रखेंगे, इफ देयर आर एनी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंज इनसाइड द बॉडी ऑफ लार्वा दैट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग बेटा, ठीक है। ओके सर। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। हाँ अस्सलाम दीदी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अलम तो ठीक, हाँ ठीक, हाँ चलो ठीक ठीक। मे किस क्लास चला है एम वन पत नफरन क्या, चलो बह वन पत क्लास बह कर पे फोन। ओके 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 ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बच्चा, तो यह पहला क्वेश्चन आपने याद रखा इस टेबल में से। फर्स्ट थिंग, बिफोर एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट हाउ मेनी टाइम्स द लार्वा ऑफ एस्केरिस मोल्ट्स, तो 2 बार मोल्ट करता है, ठीक है। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मोल्टिंग का मतलब चेंज होता है। व्हेन देयर इज, मतलब फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लीजिए पहले लार्वा छोटे साइज का था, अब उसका साइज बढ़ गया, तो साइज जब बढ़ेगा तो ऑफकोर्स बॉडी में भी तो चेंज आएगा ना, दिस चेंज इज कॉल्ड एज मोल्टिंग बेटा, ठीक है ना। अब ये मोल्ट कर गया, तो मोल्टिंग के बाद ये कहाँ पे आ गया, हमारी बॉडी के अंदर आया, हमने इसको स्वेलो किया। अब हम स्वेलो इसको कैसे करेंगे, आपने कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया बेटा, ठीक है ना, या फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने कोई कंटेमिनेटेड चीज, तो बिकॉज ऑफ एनी कंटेमिनेशन इन योर फूड, वेदर दैट इज वाटर और एनी अदर फूड सब्सटेंस बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इसीलिए में बोला जाता है कि जब बारिश का पानी होता है, या जो नॉर्मल नलके का पानी होता है, या जो अनबॉइल्ड वाटर होता है बेटा, ठीक है ना, वो नॉर्मली नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर हमेशा क्या होता है, कॉन्टेमिनेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ पैरासाइट्स होता है, जिसमें से एक पैरासाइट कौन है बेटा, एस्केरिस। तो इन शॉर्ट फॉर एग्जाम्पल बाय एनी मीन्स बेटा, चाहे वाटर के मीन से, चाहे फूड के मीन से, या आपने हैंड्स वॉश ऐसे से नहीं किए थे, तो बाय एनी मीन्स ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। तो जैसे एंटर कर गया आपकी बॉडी के अंदर, तो कहाँ पहुंचेगा, डायरेक्टली इंटेस्टाइन्स में पहुंचेगा बेटा, ठीक है ना। स्वेलविंग के, बिकॉज स्वेलो कर रहे हैं ना, तो स्वेलविंग से इंटेस्टाइन्स में आ गए। अब इंटेस्टाइन के अंदर लार्वा जो है ना, वो बेटा और मॉडिफाई होगा, ठीक है, और बेटर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, जुवेनाइल बन जाएगा बेटा। जुवेनाइल का मतलब होता है छोटा एस्केरिस। इमेजिन कर लीजिए आपने एस्केरिस के साइज को डिक्रीज कर दिया, तो जो एकदम छोटा सा एस्केरिस होगा ना, स्मॉल एस्केरिस होगा, या बेबी एस्केरिस आप बोल दीजिए, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जुवेनाइल बोल सकता हूँ बेटा। तो जुवेनाइल हैच कर गए, हैच का मतलब हुआ ये एग से बाहर आ गए बेटा, एग के अंदर मोल्टिंग हो गई थी 2 बार, फिर आपने इसको स्वेलो किया, जैसे स्वेलो किया तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा, और इंटेस्टाइन में अंदर पहुंचते ही बेटा एक छोटा सा एस्केरिस एग से बाहर आ गए बेटा। सो फ्रॉम द वेरी पर्टिकुलर एग दीज आर हैच्ड फ्रॉम द एग्स इन द फॉर्म ऑफ जुवेनाइल्स बेटा। तो याद रखेंगे जब एस्केरिस एग से बाहर आएगा आफ्टर मोल्टिंग ट्वाइस बेटा, तो वो किस फॉर्म में बाहर आता है, वो एक स्मॉल एस्केरिस की फॉर्म में बाहर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। हैच का मतलब होता है एग से बाहर आना, ठीक है ना। व्हेन द लार्वास कम आउट फ्रॉम द एग्स बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैचिंग। तो इसको सिंपल में आप ऐसे याद रख लीजिए। तो जैसे ये हैच हो गए, ठीक है ना, ये बाहर आ गए, अब इसके बाद ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन का वॉल जो होगा ना, ये इंटेस्टाइन वॉल को बोर करते हैं बेटा। बोर का मतलब हुआ, इमेजिन कर लीजिए दिस इज इंटेस्टाइनल वॉल, और ये मान लीजिए फॉर ये जुवेनाइल फॉर्म ऑफ एस्केरिस है बेटा, तो ये इंटेस्टाइन को छेद करके कहाँ पे चला जाएगा, अंदर ब्लड वेसल्स की तरफ चला जाएगा बेटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बात क्लियर हो रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यस सर। पहले तो पहले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोल्टिंग 2 बार होगी, मोल्टिंग के बाद स्वेलो कर दिया, स्वेलो करने के बाद सबसे पहले कहाँ आया, तो सबसे पहले इंटेस्टाइन आया। इंटेस्टाइन में क्या हुआ बेटा, हैचिंग हो गई। हैचिंग मतलब अंडे से बाहर आया कौन, जुवेनाइल बेटा। और जैसे बाहर है बहुत खतरनाक होते हैं, जिद्दी बच्चे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन को छेद करके बेटा, बोर करके कहाँ पे चले जाते हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेसेंट्रिक वीन्स बेटा,
मेसेंट्रिक वीन का मतलब क्या था? ऑल द ब्लड वेसल्स और ऑल द वीन्स विच कवर योर स्टोमक बेटा, जो आपके स्टोमक को कवर करती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको मेसेंट्रिक वीन्स बोलते हैं। मतलब जितनी भी ब्लड वेसल्स आपके स्टोमक के आसपास है, आपके इंटेस्टाइन्स के आसपास है, ऑल दोस ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स बेटा। अब मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स में मेसेंट्रिक आर्टरी होगी, मतलब जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, एंड मेसेंट्रिक वीन होगी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ पे पहुंच गए? मेसेंट्रिक वीन में पहुंच गए। मेसेंट्रिक वीन से निकल के बेटे कहाँ पे पहुंचते हैं? हिपैटिक पोर्टल वीन में पहुंचते हैं। हेपेटिक पोर्टल वीन बेटा ऐसी ब्लड वेसल होती है जो लिवर के टुवर्ड्स बेटा, मतलब टुवर्ड्स लिवर बेटा क्या लेके जाती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, ऑल द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द लीवर बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हेपेटल पोर्टल ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो मेसेंट्रिक वीन से निकल के बेटा कहाँ पे एंटर करता है? हेपेटिक पोर्टल वीन में एंटर करता है। और जैसे हेपेटिक पोर्टल वीन में इसने एंटर किया, फिर फाइनली कहाँ पहुंच गया? लिवर में पहुंच गया बेटा। लिवर से कहाँ पहुंच गया? हेपेटिक वीन में पहुंच गया। हेपेटिक वीन से बेटा पोस्ट कैवल वीन में पहुंच गया। मतलब अभी ये ब्लड वेसल से, एक ब्लड वेसल से निकल के दूसरे ब्लड वेसल में मूव करता जा रहा है। एंड हेपेटिक पोर्टल वीन से निकल के, पोस्ट कैवल वीन से निकल के कहाँ पे पहुंच गया? आपके हार्ट के अंदर पहुंच गया बेटा, राइट साइड ऑफ हार्ट में पहुंचा। अब एग्जाम में आपको याद क्या रखना, किस किस ऑर्गन से ये मूव कर रहा है? इंटेस्टाइन में मूव कर दिया इसने, मेसेंट्रिक ब्लड वेसल में इसने मूव कर दिया, हेपेटिक पोर्टल वीन में मूव कर दिया, लिवर में मूव कर दिया, एंड अभी हार्ट में भी पहुंच गया बेटा। अब हार्ट से निकल के पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है, और पल्मोनरी आर्टरी से निकल के लंग्स में पहुंच जाता है। तो मतलब हार्ट में भी पहुंच गया, इंटेस्टाइन में भी पहुंच गया, और लंग के अंदर भी पहुंच गया। और लंग से बेटा अंदर जब जाएगा तो ये एल्यूलाई लंग्स की एल्यूलाइज के अंदर बेटा ये तीसरी बार चेंज करता है। मतलब थर्ड मोल्टिंग कहाँ पे होती है? थर्ड मोल्टिंग इनसाइड द एल्यूलाई ऑफ लंग्स होती है बेटा। दो मोल्टिंग बाहर हो गई थी, एक मोल्टिंग हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, और वो कहाँ पे हो रही है बेटा? वो लंग्स के एल्यूलाइज के अंदर हो रही है। अब मोल्टिंग करने के बाद ये ब्रोंकियोल से निकलेगा, ब्रोंकस में पहुंच, मतलब ये सारे लंग के पार्ट्स है बेटा, हम आगे पढ़ेंगे इसको कभी। तो ये लंग के पार्ट्स है। तो फाइनली ब्रोंकियोल से निकल के, ब्रोंकस निकल के फाइनली कहाँ पे पहुंच गया? आपकी विंड पाइप में पहुंच गया। ठीक है, विंड पाइप मतलब ट्राइकिया में पहुंच गया बेटा। अब ट्राइकिया से निकल के आपकी फूड पाइप में पहुंच गया, और फूड पाइप से बेटा ईसोफेगस से अगेन कहाँ पे पहुंच जाएगा? वापस इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। तो आप समझ लीजिए बात को, कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा? इंटेस्टाइन से हुई थी। अब इंटेस्टाइन में बेटा इस सारे जगह से घूम के फिर वापस कहाँ पे पहुंच गया? इंटेस्टाइन में पहुंच गया। और इंटेस्टाइन में फोर्थ मोल्टिंग करेगा, और फोर्थ मोल्टिंग के बाद अगेन क्या बन जाएगा? अडल्ट बन जाएगा। अब जब अडल्ट बनेगा बेटा तो अगेन क्या देगा? फर्टिलाइज्ड एग्स देगा, अगेन लार्वा होगा, अगेन स्वेलो होगा। तो ऐसे काम दोबारा कंटिन्यू होगा। तो एग्जाम में आपको पॉइंट्स क्या याद रखने, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद रखेंगे ये वाला पॉइंट इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है ना, मेसेंट्रिक वीन, हेपेटिक पोर्टल, लिवर याद रखेंगे इंपॉर्टेंटली, हार्ट याद रखेंगे, और लंग्स याद रखेंगे, और ईसोफेगस याद रखेंगे। तो ये ऑर्गन्स कभी कभी पूछे जाते हैं बेटा, किस किस ऑर्गन से ये मूव करता है। सो दीज आर ऑल द ऑर्गन्स बेटा, जिसके थ्रू कौन मूव करता है? जिसके थ्रू एस्केरिस लैम्बिक्रेटस मूव करता है बच्चा। ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल ये ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार इसको आप रिवाइज करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। बट मेजरली आप इसमें क्या याद रखेंगे? आप ऑर्गन्स याद रखेंगे, किन ऑर्गन से मूव करता है। तो एग्जाम में ये ऑर्गन्स का कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, which of the following organ is not used by ascaris for its life cycle बेटा? ठीक है ना। तो ऑप्शन में दिया हुआ है हार्ट, ऑप्शन में दिया हुआ है लंग्स, ऑप्शन में दिया हुआ है स्टोमक, ऑप्शन में दिया हुआ किडनीज। तो क्या आएगा बेटा? किडनीज। किडनीज आएगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता, और कुछ नहीं पूछा जाता। आपको एक पूरा लाइफ साइकिल कभी नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन बेटा ऑर्गन वाइज पूछा जाता। तो आपको ऑर्गन याद रखने किस किस में जाता है। तो अगर वो याद रहेगा तो फिर किसमें नहीं जाता है वो ऑटोमेटिकली आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चा, ये हो गया क्लियर? सर यस। सर एडल्ट इनसाइड इंटेस्टाइन होता है तो बाहर कैसे एग आता है सर? बाहर जो होता है ना बेटा, जब जब छोटे बेबीज होते हैं, ठीक है ना, तो छोटे बेबीज जब स्टूल पास कर, या अडल्ट भी बेटा जब अडल्ट स्टूल पास करते हैं ना, तो स्टूल पास करते समय बेटा वो अडल्ट बाहर नहीं आता है। वो बाहर कौन आता है बेटा? वो फर्टिलाइज्ड एग बाहर आता है। बिकॉज जब ये अडल्ट हो जाएगा ना, अडल्ट होने के बाद ये अंडे देगा, एग्स देगा बेटा। तो वो एग आपके स्टूल के साथ, ठीक है ना, आपके वेस्ट के साथ बेटा क्या आता है? बाहर आ जाता है। और जब बाहर आएगा, मान लो आपने मतलब ऐसी जगह पे फॉर एग्जाम्पल स्टूल किया हुआ है
जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था बेटा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो जब बारिश होगी बेटा, तो बारिश से वो पानी किस में ऐड हो गया, हमारे पीने के पानी में ऐड हो गया। तो पीने के पानी में कौन आ गए बेटा, ये एग्स आ गए। और एग्स किसका इंतजार कर रहे हैं कि हमको ये इंसान कब खाएगा, हमको ये मैन कब खाएगा। जैसे आप बेटा इस एग को, इस पानी को पियोगे, आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली कौन आ गए बेटा, ये एग्स आ गए। और जब आपकी बॉडी में एग्स आ गए तो ऑटोमेटिकली क्या शुरू हुआ बेटा, इसका लाइफ साइकिल शुरू हुआ। समझ आया ना। अडल्ट तभी बाहर आता है जब आप क्या यूज करेंगे बेटा, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स यूज करेंगे। इसीलिए बोला जाता है बेटा हर 6 महीने में या हर 4 महीने में बेटा हमको क्या लेना चाहिए, हमको एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स लेना चाहिए बेटा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी बॉडी के अंदर इन जैसे पैरासाइट्स का नंबर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर आपने देखा जो छोटे बेबीज होते हैं ना, अगर आप किसी छोटे बेबी के चेहरे पे बेटा व्हाइट कलर के धब्बे देखेंगे, ठीक है, व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं, और वो बहुत वीक हो रहा है और उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सो दैट मीन्स बेटा उसके इंटेस्टाइन के अंदर एस्केरिस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कभी कभी उसको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, ऐसे बच्चों को डॉक्टर के पास लिया जाता है। तो वो क्या देगा बेटा, वो एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स देगा। और जैसे वो एंटी हेलमेंथिक दवाई खाएगा, एंटी हेलमेंथिक ड्रग खाएगा, ऑफ कोर्स बेटा दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर पैरासाइट। और जब वो पैरासाइट पे एक्ट करेगा ना, इसका ग्रिप लूज होगा। मैंने बोला था एडहेसिव पैड होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, तो एडहेसिव पैड ग्रिप जो होगा बेटा वो लूज हो जाएगा, और इंटेस्टाइन के थ्रू क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो अडल्ट ओनली बाहर आते हैं जब आप दवाई लेंगे। विथआउट दवाई बेटा अडल्ट कभी भी बाहर नहीं आता है। ओनली कौन बाहर आते हैं बेटा, फर्टिलाइज्ड एग्स बाहर आते हैं। समझ आया बच्चा मेरा, क्लियर हुआ। हाँ सर। सर एक होस्ट से न्यू होस्ट कैसे जाता है सर, तो वन होस्ट से न्यू होस्ट सर? इसका होस्ट एक ही है ना बेटा, हम ही इसके होस्ट है। इसके अलावा इसका कोई होस्ट नहीं, मतलब ये अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है, ये 2 होस्ट में कंप्लीट नहीं करता है। यस सर। ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ध्यान से देख लेना, ये अडल्ट आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर बेटा इसने अंडे दे दिए। अब आपने क्या किया, आपने वेस्ट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने स्टूल पास कर लिया, ठीक है ना, आपने अनडाइजेस्टेड वेस्ट पास कर लिया। उस वेस्ट में क्या है बेटा, उस वेस्ट में ये एग्स है, तो मतलब एग बाहर आ गया। जैसे एग बाहर आएगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये मोल्ट करेगा अंडे के अंदर ही 2 बार। अगर इस कंडीशन में आपने पानी पी लिया जिसमें ये एग था, खाना खा लिया जिसके ऊपर ये एग था, या बिना हाथ धोए बेटा आपने कोई चीज खा ली और आपके हाथों पे ये एग थे, तो ये आपकी बॉडी के अंदर वापस आ गया, स्वेलो हो गया ना, तो वापस आ गया बेटा। कहाँ पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करेगा। ओके समझ सर। आया बच्चा, क्लियर हुआ ये? यस सर। तो यहाँ पे आपका निमेट हेलमेंथ खत्म हो जाता है, प्लेट हेलमेंथ भी फिनिश और निमेट हेलमेंथ भी फिनिश बेटा। ठीक है ना। अब हम आज नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, ठीक है ना, दैट इज एनालिडा बेटा। ठीक है, पोरिफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेट हेलमेंथ्स हो गए, निमेट हेलमेंथ्स हो गए। अब हम क्या शुरू करते हैं, एनालिडा शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने बेटा दिखाई दे रहा है एनालिडा, ठीक है ना। इसको तो आप सभी जानते हैं बेटा, इसको तो देखा है ना सबने। और आसाम में तो ये भी बहुत है, ठीक है ना, यस आसाम सर। ये भी बहुत है बेटा, मैंने देखे हैं। सुबह पार्क पार्क में घूमने जाएंगे तो चिपक जाते हैं फालतू में। तो ये क्या है, दीज आर ऑल द मेंबर्स ऑफ एनालिडा बेटा। अब इनको एनालिडा क्यों बोला जाता है, तो ये समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। मेरे को बताइए बेटा, इस डायग्राम में क्या आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। दिखाई दे रहे हैं क्लियरली? ये देखिए, ये एक रिंग हो गया, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, ये चौथा रिंग। तो ये ऐसे रिंग्स, या अगर आप इस डायग्राम में भी देखेंगे तो इधर भी आपको क्लियरली बेटा क्या दिखाई दे रहा है, रिंग्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहा है रिंग्स बेटा। हाँ सर। तो हर एक एनालिड की बॉडी में बेटा एक कॉमन फीचर होगा, जहाँ जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, देख लीजिए ये रिंग्स दिखाई दे रही है बच्चा, तो सेम यहाँ पे भी आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक एनालिड की बॉडी में कॉमन फीचर होता है, वो ये होता है बेटा कि इनकी बॉडी बनी होती है लिटिल रिंग्स की बेटा। इनकी बॉडी बनी होती है छोटी छोटी रिंग्स की। और इस रिंग को बेटा हम बायोलॉजी के अंदर हम क्या बोलते हैं, इसको हम एन्यूलस बोलते हैं। ठीक है, रिंग को हम बायोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं, एन्यूलस बोलते हैं। तो मतलब एनिलिडा क्या है बेटा, एनिलिडा एक ऐसा फाइलम है एनिमल्स का whose body is made up of little rings and every ring is called as annulus बेटा। इस वजह से पूरे फाइलम को हम क्या बोलते हैं, एनालिडा बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया, क्लियर हुआ? यस। चलो, तो ये तो पहला चीज है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज एनालिडा। दे आर कॉल्ड एज एनालिडा बिकॉज़ देयर इज बॉडी इज मेड अप ऑफ रिंग्स। रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एन्यूलस बोलते हैं।
और एन्यूलस से क्या निकला है बेटा, एन्यूलस से एनालिडा निकला है। सेकंड चीज याद रखेंगे बेटा, इन एनिमल, अच्छा मेरे को पता है एनालिड के बारे में हमने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ा था सेगमेंटेशन के कंपैरिजन, वो क्या था बच्चा? सर मेटामोरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन। वेरी गुड बेटा, दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन देयर बॉडीज बच्चा, है ना। तो बिकॉज दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन देयर बॉडीज, इस वजह से बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। बिकॉज ये भी वर्म जैसा ही दिख रहा है ना, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। फटाफट बताओ सूडो मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है? सूडो मेटामेरिज्म, शाबाश सर एस्केलमेंट से प्लैटहेलमिन्थ्स और एस्केलमेंथ्स बच्चा, प्लैटहेलमिन्थ्स से, प्लैटीहेलमिन्थ्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना, याद आ रहा है। sir. एस्केलमेंथ्स में नहीं होता है बेटा, प्लैटीहेलमिन्थ्स में सूडो मेटामेरिज्म होता है, याद आ Yes, रहा है। sir. जब मैंने Okay, sir. स्ट्रोबुलेशन बोला था, स्ट्रोबाइलेटेड बोला था, प्रोग्लॉटेड बोला था, स्ट्रोबिलाई बोला था, डैश एंड डैश, याद आ रहा है ना। तो वो तो हाँ, सूडो मेटामेरिज्म था, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे ट्रू मेटामेरिज्म, वो भी वर्म थे ये भी वर्म थे, बट इन वर्म्स के अंदर ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है। द ट्रू मेटामेरिज्म कंडीशन बेटा, बिकॉज ऑफ द ट्रू मेटामेरिज्म कंडीशन, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स का भी नाम देते हैं, वो याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इनके अंदर बेटा राउंड अबाउट 16,500 स्पीशीज पाई जाती है, ठीक है। 16,500 अलग अलग प्रकार के आपको क्या देखने को मिलते हैं, एनालिड्स देखने को मिलते हैं। तो फटाफट बताए, एनालिड ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि डिप्लोब्लास्टिक है? Triploblastic, sir. ठीक है, वेरी गुड। बायलैटरली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल? Bilateral symmetric, sir. प्लैटहेलमिन्थ्स सिमेट्रिकल। एक मिनट रुक जा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या मिस कॉल किस वजह? सो बक बशु किस क्लास दो, बक करो क्लास पे तो योर फोन है। ओके शुक्रिया। चले तो बायलैटरली सिमेट्रिकल और रेडियल तो आपने बायलैटरली बोला बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, सूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स? Coelomates, sir. पार्क तम पार्क मज मे क्लास चलान तम पार्क मज ब्रोह बस बह मकला कि वो मे लगन 10 मिनट भी। चले तो ये ट्रू सिलोमेट्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। और ट्रू सिलोमेट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम ऊ सिलोमेट्स बोलते हैं। अगर आपको ट्रू सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज यू सिलोमेट्स बेटा, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड और सूडो मेटामेरिकली सेगमेंटेड? मैथमेटिकली सर, Mathematics. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सिस्टम सर, Organ system of ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ट्यूब प्लान? विद इन ट्यूब। tube within tube, sir. ठीक है ना, वेरी गुड बच्चा। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सब एनालिट्स है, हम ये पढ़ेंगे बाद में ये चीजें क्या है बेटा, ठीक है। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इस चीज को देख लीजिए। तो वर्ड एन्युलस मींस लिटिल रिंग्स बेटा, कॉमनली कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स। लमार्क ने एस्टैब्लिश किया था फाइलम को, एनालिडा को, ठीक है ना। 16,500 स्पीशीज होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, यूसिलोमेट्स, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इनमें पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। सीलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने भी हमने एनिमल्स पढ़े ना, सबके पास क्या था बेटा, ए सीलोम था, मतलब सीलोम किसी के पास नहीं था। फिर हम पहुंचे बेटा प्लैटहेलमिन्थ के अंदर या एस्केलमेंथ के अंदर, हमने देखा वहां पे सूडो सीलोम था। लेकिन जैसे हमने एस्केलमेंथ को खत्म करके एनालिड शुरू कर दिया, तो एनालिड पहला फाइलम है बेटा जिनके अंदर क्या देखने को मिला, जिनके अंदर ट्रू सीलोम देखने को मिला बेटा, ठीक है ना। तो ये एवोल्यूशन के पॉइंट व्यू से देखेंगे, ये पहला फाइलम है बेटा जहां से किसकी शुरुआत हुई है, जहां से सीलोम की शुरुआत हुई है। हैव ट्रू सीलोम व्हिच इज लाइनेड बाय, ये आपको ऑलरेडी पता है। ट्रू सीलोम कौन सा सीलोम होता है, जिसके अंदर वाले साइड में भी क्या होगा, मेसोडर्म होगा, एंड बाहर वाली साइड से भी क्या होगा बेटा, मेसोडर्म होगा, ठीक है ना। सीलोम इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट। सीलोम जो होता है बेटा, हम आगे देखेंगे, अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा मैं। तो सीलोम के अंदर बेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बोला इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है बॉडी बेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स में कटी हुई है, बाहर से भी एंड अंदर से भी। तो जब आप बॉडी को अंदर से काटोगे ना, तो अंदर से काटने के लिए बेटा आप क्या यूज करते हैं, आप सेप्टा यूज करते हैं। ट्रांसवर्स सेप्टा मतलब बेटा ऐसे कंपार्टमेंट्स होंगे, ऐसे सेप्टाज होंगे जो सीलोम को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। कौन सा सीलोम होता है बेटा, मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था एंटीरोसिलिक एंड शाइजोसिलिक।
इनमें कौन सा सीलोम होता है? शाइजोसीलोम होता है बेटा, शायद से ठीक है ना? फिल्ड, और सीलोम किससे फिल्ड रहता है? सीलोमिक फ्लूइड से फिल्ड रहता है बेटा। तो सीलोमिक हमने पढ़ा था, पैरेन्काइमल फ्लूइड, सूडोसीलोमिक फ्लूइड एंड सीलोमिक फ्लूइड। तो ये याद रखेंगे, सीलोमिक फ्लूइड किसमें होता है, सूडोसीलोमिक किसमें होता है, एंड पैरेन्काइमल एंड लेट। किसमें होता है बच्चे। क्लियर है ना बच्चा? क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो हाँ सर। आज मैं क्लास ना इधर ही खत्म करता हूँ, बिकॉज आज मुझे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। हम मतलब हमारा फैमिली में कुछ अभी मैटर चल रहा है, मैंने बोला था मैं बता दूंगा आपको कुछ दिन बाद क्या है, तो अभी भी वो मैटर चल रहा है, तो मेरे को आज उधर ही वापस जाना है। आज मैं इधर ही क्लास फिनिश करूंगा, इंशाल्लाह इससे आगे मैं कल फॉरवर्ड कर दूंगा बच्चे, ठीक है ना बेटा? सर चले, मैं नोट्स ठीक है। आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। आज एक्चुअली हमको डीपीपी डिस्कशन भी करना था, बट वो आज नहीं हो पाएगा। अगर आप सुन पा रहे हैं, मैं अभी घर से बाहर ही हूँ, मैं गाड़ी में आपकी क्लास ले रहा हूँ अभी, मैं घर से बाहर ही हूँ अभी। अगर आप सुन पा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी का आवाज भी आ रहा है चलने का, तो आज मैं इधर ही फिनिश करूंगा क्लास बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। बट इंशाल्लाह कल हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आधे घंटे से क्लास को, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चा? ठीक है सर, थैंक यू। चले बाय बच्चा। आज मैं थोड़ा नोट्स लेट सेंड करूंगा, बाद में notes करूंगा। ठीक है सर, चले बाय बच्चा, टेक केयर, बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। एस्केरिस का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है बेटा, ये सालों साल जिंदा रह सकता है। किसी ने पूछा है क्वेश्चन, तो इट कैन लिव फॉर मेनी इयर्स बेटा, ठीक है। अगर आप कोई एंटी हेलमेंथिक ड्रग नहीं खा रहे हैं, ये बहुत सालों तक आपकी बॉडी में रह सकता है। चलिए टेक केयर बच्चा, बाय बाय, खुदा हाफिज।